हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने एसीएफ एग्जामिनेशन की वीडियोज़ नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बनाया है। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उसे आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट कंपलसरी चेकआउट करें। उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं जहाँ पर आप उसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पता है कि आपको कि मैंने नोट्स बनाया और नोट्स में मुझे बनाने में ये पता चला कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं 1 महीने का पूरा करंट अफेयर आपको कराऊँ। ठीक है, तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं आपको साप्ताहिक करंट अफेयर दूंगा और ऐसे करते करते हम लोग पहले 1 से 7 जून तक का कवर करेंगे, उसके बाद 7 से 14 जून का, फिर 14 से 28 और 28 नहीं करते उसको पूरा कर देंगे, 14 से 21, 21 से आपका 30 तक कर देंगे। ठीक है, ऐसा 4 वीडियोस मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे करंट अफेयर की ख़ास बात ये है कि मैं आपको छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये तीनों प्रकार के करंट अफेयर एक ही लेक्चर में दूंगा। ठीक है, 1 से 7 जून के बीच में जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर होंगे, मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगा एक ही लेक्चर में। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अलग अलग जगह पर नहीं भागोगे। आपको करंट अफेयर चाहिए तो आप डायरेक्टली एक वीडियो देखें और उसमें सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे करंट अफेयर की ख़ास बात यह है कि मैं आपको इन करंट अफेयर का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। लेकिन हाँ, वो पीडीएफ पेड पीडीएफ होगा, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं प्रोवाइड कर सकता क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपके लिए टाइप कर सकूँ पीडीएफ वगैरह। ठीक है, तो मुझे भी कहीं से प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी प्रक्रिया होंगी मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिएगा, उसमें मेरे कई सारे लिंक दिए हुए हैं, लाइक मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम। आप लिंक पे टैप करके मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में आप एक मैसेज ड्रॉप करिए अपने नाम और लोकेशन के साथ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ग्रुप में ऐड होने के लिए आप व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करिए प्लीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं यूपीएससी और पीएससी के, हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करें। देखिए, यूपीएससी का जो करंट अफेयर आता है उसमें मेजरली ख़ास बात ये होती है कि उसमें जैसे कि एक टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी डिटेल आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका क्या था और उसका क्या था। ठीक है, अभी करंट सिनेरियो क्या था, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है। ठीक है, उसमें कभी भी आपको रटने वाली चीज़ नहीं पूछता है। यूपीएससी का एक खास बात है, उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई सम्मेलन हुआ है तो सम्मेलन में भारत को क्या हासिल हुआ, कोई अगर स्पेशल ट्रीटी हुई तो आपको ट्रीटी के बारे में आपको जानना है। ठीक है, इससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको 3-4 स्टेटमेंट बना के वो दे देता है और उसमें से 1-2, 1-2, 1-3 ऐसे करते करते आपको कूट वाले क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ पीएससी की जो खास बात है वो सीधा आपको डेट पूछता है। जैसे आपको पूछेगा राजीव किसान न्याय योजना, ठीक है, कब लागू हुई, कहाँ लागू हुई, ठीक है, कौन लागू किया, कितने क्षेत्रों में लागू हुई, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आपको रटने वाले क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मेरी ये सलाह है कि छत्तीसगढ़ पीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल फैक्चुअल डाटा पे बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन हाँ, फैक्चुअल डाटा पे ध्यान रखिए, लेकिन आप अननेसेसरी डाटा याद मत करिए। अननेसेसरी डाटा वो ना तो कभी पूछता है आपसे, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, उतने सारे डाटा आप याद भी नहीं कर पाओगे। मिनिमम डाटा, थोड़ा बहुत उसके अंदर का नॉलेज और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है उसको याद करो और उतने में ही ये उम्मीद करो कि एग्जामिनर आपसे इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मेरी आपको यही सलाह है कि आप अननेसेसरीली चीज़ों को मत पढ़ना और इकट्ठा मत करके रखना, क्योंकि आपको
जनवरी आते आते तक इतनी सारी चीज़ें आपके पास इकट्ठा हो जाएगी कि आप उनको रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, अगर आप ऐसा करना चालू कर दिए कि आप अननेसेसरली डाटा को रटे जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ों को एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको मेंस में काम नहीं आएगी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपको करंट से रिलेट करके देता है। ठीक है, तो मेरी ये सलाह है, बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना करो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। और ये है, सबसे पहले आप नाम देखो, गुइलेर्मो लासो, ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। ठीक है, इन्होंने एक अर्थशास्त्री आंद्रेस आवरोज को हराया है। ठीक है, इसका नाम याद रखना, इस गुइलेर्मो लासो का नाम याद रखना, इक्वाडोर के राष्ट्रपति थे, बस इतना याद करो, बहुत है। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड है, लेकिन CGPSC एक बार म्यांमार या फिर मालदीव के राष्ट्रपति का नाम पूछा था। ठीक है, आज से 2 साल या 3 साल पहले का पेपर। ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ठीक है, चीन के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि चीन की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो काफ़ी कम हो गई, तो चीन ने क्या किया, अब 3 बच्चों को अनुमति दे दी। ठीक है, मतलब एक दंपति 3 बच्चे तक पैदा कर सकता है। ठीक है, 1979 में चीन में जब जनसंख्या वृद्धि अपने चरम पर थी, तो उसमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या कहता है, 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी 1979 में। 2016 में इस 1 चाइल्ड पॉलिसी में थोड़ी ढिलाई दी गई, क्योंकि चीन की जनसंख्या, उनको स्टडी के अनुसार पता चला कि काफ़ी वृद्धि दर काफ़ी डाउन हो गई है। और भारत, एशिया और दुनिया में भी भारत की वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, और 65% जनसंख्या, जैसे मोदी बोलते रहते हैं हर जगह जाके कि वो 35 वर्ष की आयु के नीचे है। मतलब यहाँ पे यूथ पावर बहुत ज़्यादा है, हालांकि उनके पास रोज़गार नहीं है, लेकिन यूथ पावर है। तो चाइना, जापान, इनको बूढ़े लोगों का देश कहा जाता है, क्योंकि इनकी जनसंख्या है तो, लेकिन वो अब बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, तो 2016 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो 2 बच्चों का रिलैक्सेशन देंगे, कि मतलब एक दंपति 2 बच्चे रख सकते हैं। लेकिन जो हालिया रिपोर्ट आई अभी करंट में, उसके अनुसार उनकी 1950 के बाद सबसे कम वृद्धि दर इसी साल दर्ज की गई, और 1.2 करोड़ ही बच्चे पैदा हुए। ठीक है, तो चाइना ने ये इम्प्लीमेंट करने की सोची कि अब वो जनसंख्या वृद्धि पे जो उन्होंने रोक लगाई थी उसको हटा देंगे, लेकिन हाँ, अभी भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया कि 3 बच्चे से अधिक ऊपर नहीं पैदा कर सकते। उन्होंने 3 बच्चों को पैदा करने के लिए मोटिवेट किया है बस। ठीक, 2027 के संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी, उनके अनुसार 2027 तक भारत जो है वो चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। ठीक है, और ये मोस्ट प्रॉबली हकीकत भी लगती है। लगभग 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या हो गई है, 130 से 135 करोड़ तो हो गई होगी। ठीक है, तो जिस हिसाब से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, चाइना को हम लोग पीछे छोड़ देंगे 2027 तक, और ये डेटा काफ़ी हद तक सही भी लगता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना कि ये 3 चाइल्ड पॉलिसी, थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं FDI, या फिर इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, हिंदी में। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का गुजरात राज्य है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा FDI आई है। ठीक है, FDI क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कभी मैं आपको अर्थशास्त्र पढ़ाया तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। फिलहाल तो आप इतना जान लो कि गुजरात में सबसे ज़्यादा FDI का निवेश हुआ है। ठीक है, वो याद कर लें। पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है, इसको भी ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा जो निवेश किया उसने, कंट्री का नाम है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर एक सिटी नहीं है, कंट्री है, याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंगापुर से ही निवेश आया है। अगर रैंकिंग की बात करें तो गुजरात में 37% टोटल भारत में जितना निवेश हुआ प्रत्यक्ष निवेश, उसका 37% गुजरात में अकेले में आया है। सेकंड नंबर में आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद थर्ड नंबर पे कर्नाटका है, जहाँ पे 13% का निवेश है टोटल अमाउंट का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद के कुछ और करंट अफेयर हैं जो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए कुछ और करंट अफेयर पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी समग्र विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है।
समग्र विकास मतलब सभी तरीके से विकास, जो भी आपके सोशल एस्पेक्ट हो गया, आर्थिक एस्पेक्ट हो गया, ये सारे एस्पेक्ट पे विकास को ही समग्र विकास बोलते हैं। ठीक है, इसमें पर्यावरण वगैरह भी शामिल होते हैं। उन सब चीज़ों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिनमें हमारे शासन के 3 व्यक्ति शामिल हैं, जिनका नाम है आपका राजेश तिवारी, प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा। विनोद वर्मा को इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया। तो इन तीनों का आप नाम याद रख लेना। ठीक है, आप खुदा ना खास्ता आपसे पूछते अगर किसी एग्ज़ाम में, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यूरिया। यूरिया के बारे में एक खबर आई थी कि यूरिया एक्चुअली जो पहले आपके बोरों में भर के मिलता था, ठीक है, और इस यूरिया का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसा आपको पता है, आपको खेती वेती के लिए किया जाता था। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग कुछ गैर कानूनी कार्यों के लिए भी किया जाता था। ठीक है, मोदी सरकार जब से सत्ता में आई, उन्होंने क्या किया, इस यूरिया का नीम कोटिंग किया। ठीक है, मतलब नीम का कोट चढ़ाया इसके ऊपर, ताकि इस यूरिया का प्रयोग दूसरे कार्यों के लिए ना हो सके। ठीक है, और नीम कोटिंग करने से क्या है, जो भी यूरिया आपका प्रोडक्शन हो रहा था, वो सारा यूरिया किसान के खेत में ही जा रहा था अल्टीमेटली। ठीक है, इसका प्रयोग किसी दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जाता। जहाँ तक मैंने सुना है, दूध वूध बनाने के लिए, जो फर्जी दूध होता है वो सब बनाने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे बनाते थे वो नहीं पता, ये मैंने सुन रखा है, बस मेरे को पता नहीं है कि दूध कैसे बनता था यूरिया से। ठीक है, तो पहले किया जाता था, लेकिन सरकार ने क्या किया, उसमें नीम कोटिंग का प्रयोग किया। उसके बाद यूरिया को पूरी कृषि कार्यों के लिए समर्पित कर दिया गया। लेकिन अभी जो हाल ही में रिसर्च हुई, उसके आधार पर इसी यूरिया को नैनो यूरिया से रिप्लेस कर दिया गया। बेसिकली यूरिया जो होता था बोरों में भर के आता था, उसको उन्होंने 500 ml की एक बॉटल बनाई है, जिसमें लिक्विड फॉर्म में आपका यूरिया मिलेगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा आसान हो जाएगा, यूरिया की पहुंच भी ज़्यादा किसानों तक हो पाएगी। ठीक है, तो 500 ml की बॉटल बनाई, किसने बनाई है, इफ़को। ठीक है, इफ़को का जो फुल फॉर्म है वो है आपका, मैं बता देता हूँ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड लिखा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। ठीक है, और बेसिकली उन्होंने कलोल मतलब कलोल हरियाणा में स्थित जो हमारे बायोटेक्निकल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल अनुसंधान केंद्र, वहाँ पर रिसर्च करके इस यूरिया का मतलब रिसर्च किया गया इस यूरिया के ऊपर, और इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, अभी ये टेस्ट बेसिस पे है, अब ये मार्केट में आना चालू होगा। जब आना चालू हो जाएगा तो उसके बारे में पेपर में फिर से आएगा, तो मैं आपको उस समय अपडेट करा दूँगा। इसके बाद आया अमेजन के जो CEO हैं वो चेंज हो गए। अमेजन के जो पहले CEO थे उनका नाम था जेफ बेजोस, जो जैसा कि आपको पता है कि ये दुनिया के अभी वर्तमान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, अभी अंबानी और अडानी भारत के जो हैं वो टॉप 100 में शामिल है। ठीक है, मेरे ख्याल से उनकी रैंकिंग 34 के आसपास मेरे ख्याल से अंबानी की है। देख लेना, चेक कर लेना कितने नंबर पे। हालांकि वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पूछ सकता है। जेफ बेजोस जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और ये अमेजन के CEO थे। उनकी जगह अब एंडी जेसी ने अमेजन के CEO का पद संभाला। ठीक है, अभी संभाला या नहीं संभाला ये मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन जो नेक्स्ट CEO होंगे जो अमेजन के, वो है एंडी जेसी, जेफ बेजोस की जगह। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, भारत के GDP के आंकड़े आ गए। ठीक है, भारत की GDP एनुअल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के जो आंकड़े आ गए वो प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी GDP की गणना या फिर किसी हमारे GDP की गणना, इवन छत्तीसगढ़ के स्टेट GDP की गणना भी 4 क्वार्टर्स में की जाती है। ठीक है, 2020-21 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। ठीक है, और उस आधार पर हमने 4 क्वार्टर में GDP को बांटा है। 4 क्वार्टर मतलब 3-3 महीने का गैप बना के। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो लास्ट ईयर 1 अप्रैल से लेकर आपका अप्रैल मई जून, ठीक है, 3 क्वार्टर का जो GDP ग्रोथ रेट था वो -23.9% था। ठीक है, और ये बेसिकली आप समझ सकते हो क्यों था, क्योंकि उस समय भारत में लॉकडाउन लगा था
पहला लॉकडाउन, ये वाला लॉकडाउन नहीं, पहला वाला लॉकडाउन लगा था और जीडीपी जो थी वो इतनी ग्रोथ रेट इतनी श्रिंक कर गई थी। नेक्स्ट हमने सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा सा गेन किया और जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी सी आपके सकारात्मक स्थिति में आई और हमारी ग्रोथ रेट थी -7.5%। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में हमने जो थोड़ा सा और प्रोग्रेस किया और ये जीडीपी ग्रोथ रेट जो आई वो आई है 0.4%, 0.4%, हाँ ठीक सही बोला मैंने, 0.4% आई। हम मतलब हम लोग हमने पॉजिटिव में अपना जो नेक्स्ट क्वार्टर में हमने अपना स्टेप रख लिया। इसके बाद क्वार्टर 4 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 1.6% आई। ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा आई, मतलब हमारा जो जीडीपी का रुझान था वो काफ़ी अच्छा जा रहा था। लेकिन अचानक से सेकेंड वेव आती है और उसके आंकड़े तो अभी आए नहीं हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी पे। ठीक है, वो अभी आंकड़े जब आएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो चौथे क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट आ गया तो मतलब हमारे पास 4 क्वार्टर की पूरी गणना हो गई। तो इस हिसाब से जो एवरेज बैठता है वो भारत की ग्रोथ रेट N1 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, मतलब 2021, FY21 मतलब N1 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए -7.3% आंकी गई है। ठीक है, देखिए ये सब आंकड़े जो है वो जो हमारा सांख्यिकी विभाग है वो लगातार अपडेट करता रहता है। जैसे आंकड़े आ गए तो उसके बाद रिवाइज डेटा भी जारी होता है, तो इसमें कुछ हेर फेर हो सकता है। लेकिन आपका जो ये आंकड़ा है वो अगर आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछेगा तो आपको ये आंसर लगा देना। ठीक है, बेसिकली कई सारे अर्थशास्त्रियों का मानना था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% के -8% के भी नीचे रहेगी, लेकिन भारत ने बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा किया और वहाँ जो ग्रोथ रेट थी वो 6.9% थी लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर का लास्ट क्वार्टर। ठीक है, मतलब हम लोग ईयर टू ईयर कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर बेस पे। ठीक है, तो जैसे चौथा क्वार्टर जो इस बार का था और चौथा क्वार्टर जो उसके पिछले बार का था, वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट था वो -4.2% था। ठीक है, अभी 6.9% था, तो हमने काफ़ी अच्छा काम किया यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी भारत का एक जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया इसने और वो 14.5% था आपके ग्रोथ रेट के हिसाब से लास्ट क्वार्टर में, जबकि उसके लास्ट क्वार्टर में मतलब ईयर। ठीक है, ये जो है लास्ट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वार्टर के बेस पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, जबकि जो ये है वो प्रेजेंट ईयर मतलब प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर का हम लोग गणना कर रहे हैं। तो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 0.7% था इसी समय फोर्थ क्वार्टर में, जबकि अभी जो है वो 14.5% था। इन दोनों सेक्टरों के अच्छा करने के कारण ही भारत की ग्रोथ रेट जो थी वो -8% से कुछ ऊपर आई है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइन को इम्पैक्ट करता है। लेकिन उसके बाद आता है आपका सेकेंड वेव, और सेकेंड वेव ने कितना इम्पैक्ट किया हमारी इकोनॉमी को वो अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा एक और आंकड़ा जो आया वो है फिस्कल डेफिसिट का, और वो है 9.3%। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है ये समझ लो। फिस्कल डेफिसिट का सिंपल सा मतलब, इसको हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा या फिर फिजिकल डेफिसिट ये होता है कि आपका सरकार को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और सरकार ने कितना खर्च किया। ठीक है, मतलब खर्च ज़्यादा किया होगा ना, हमेशा सरकार ज़्यादा ही खर्च करती है, और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, उन दोनों का डिफरेंस वो होता है आपका फिजिकल डेफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा। ठीक है, और जनरली सरकार जो है वो ज़्यादा पैसा ही खर्च करती है, क्योंकि सरकार जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु कार्य करती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मतलब सरकार लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है, उसका उद्देश्य कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, मतलब कमाती है सरकार प्रॉफिट, लेकिन उसका मेन जो मोटिव है वो लोगों की भलाई करना ही होता है। तो जनरली क्या होता है, जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा ही होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा रेवेन्यू जनरेशन के। तो ये फिजिकल डेफिसिट हमारे बजट में भी इसका प्रकाशन होता है, और ये जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और भारत सरकार ने हमेशा से कोशिश की है कि फिजिकल डेफिसिट 3% के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, और उसे मतलब ज़्यादा होने पर ये थोड़ी सी चिंताजनक बात हो जाती है। लेकिन इस बार
कोविड की वजह से जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो इतना डाउन हुआ, फिस्कल डेफिसिट 9.3% आ गया। ठीक है, मतलब और एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात की जाए तो सरकार को 18 लाख करोड़ का ये फिस्कल डेफिसिट है। ये परसेंटेज में 18 लाख करोड़, लगभग 19 लाख करोड़ रुपए फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है, तो समझिए इतना पैसा हमारा डेफिसिट में चल रहा है। ठीक है, तो सरकार ने इसको खर्च करने के लिए कितना बोरो किया होगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। जनरली क्या होता है, सरकार क्या करती है, जैसे रेवेन्यू उसके पास कम जनरेट होता है तो वो अलग अलग जो एजेंसियां हैं वर्ल्ड की, वो वहाँ से उधार लेती है। ठीक है, और वो उधार लेने के चक्कर में क्या होता है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल स्थिति में अगर फिस्कल डेफिसिट इतना चला जाए तो समझना कि भारत की, मतलब कोई भी देश की सरकार वो मंदी की स्थिति में जा रही है। ठीक है, कि रेवेन्यू उतना जनरेट ही नहीं हो पा रहा। तो लेकिन अभी कोविड की वजह से जो इसकी स्थिति, भारत की स्थिति को उतना बुरा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, भारत की स्थिति वैसे ख़राब तो है लेकिन अभी सुधरने के काफ़ी अच्छे हालात हैं। ठीक है, और अभी अगर इकोनॉमिक ठीक ठाक चलती है तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कोई तीसरी वेव ना आ जाए। अभी सेकेंड वेव का जितना इम्पैक्ट हुआ है उतना तो अभी डेटा आया नहीं है। जब वो आएंगे तो फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 9.3% था। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 9.5% तक हम लोग फिस्कल डेफिसिट अलाउ करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये 9.3% था, मतलब सरकार के अनुमानित आंकड़ों से 0.2% कम था। तो ये थे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर में जो डिटेल विश्लेषण मैंने किया। आपको ये सब आंकड़े थोड़े याद होने चाहिए क्योंकि आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी, आपका जो क्या कहना चाहिए, फूड इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम आया था अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का व्यापम का पहले, तो उसमें इसी टाइप के लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट पूछा था। ठीक है, और तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है व्यापम, तो उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना आई है जिसका नाम है तुहर सरकार तुहर द्वार योजना। ठीक है, और इसका नाम याद रख लो क्या है, और इसमें 22 परिवहन सेवाओं को शामिल किया गया है। ये तो पक्के ऐसे याद रखना, 22 परिवहन सेवाएं, क्योंकि इसी टाइप के आंकड़े वाले क्वेश्चन पूछता है। लास्ट आपका जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामी आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी थी। तो इस टाइप के जो डेटा वाले क्वेश्चन थे वो ना बहुत पूछता है यूपीएससी, तो ध्यान रखना ये 22 जो परिवहन सेवाएं हैं उसको याद रखना। ठीक है, इसका मेरे को एग्जैक्टली अनाउंसमेंट डेट नहीं पता है। ठीक है, लेकिन पेपर में 1 तारीख को आया था। किसी सज्जन को अगर पता हो कि इसका अनाउंसमेंट डेट या फिर इसकी घोषणा की तारीख कब थी तो प्लीज़ कमेंट में नीचे डाल के बता दो, ताकि मुझे भी पता चल जाए और आप लोगों को भी मैं रेक्टिफाई करा दूँ। लेकिन पेपर में जो आया था वो 1 जून 2021 को इसके बारे में डिटेल आई थी, तो मैं वही डेट आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली कौन कौन सी परिवहन योजना है, बेसिकली आपका जो नॉर्मल आपके ट्रांसपोर्टेशन में जो हम लोग काम करवाते हैं वो सभी कार्य छत्तीसगढ़ सरकार आपके घर में तक पहुंचाएगी। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, गुम जाने पे आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके के जितने भी कार्य हैं वो आपके घर से हो सकते हैं। और उस स्कीम का नाम है आपका तुहर सरकार तुहर द्वार योजना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आपका, ये वैसे करंट अफेयर नहीं है, वो कुछ जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। सीरो सर्वे के बारे में बहुत कुछ हम लोग सुनते रहते हैं और उसके बारे में हम लोग मतलब लगातार न्यूज़पेपर और इवन न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार इसके बारे में सुनते रहते हैं। सीरो सर्वे बेसिकली होता क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, ब्लड सैंपल लेकर एंटीबॉडी की जांच की जाती है कि आप किसी रोग से संक्रमित हुए हैं या नहीं हुए। बेसिकली इसका यूज़ वर्तमान में कोविड-19 के वेव्स को की स्टडी को समझने के लिए किया जा रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, जब तक हम लोग कहीं लैब वगैरह में जाके टेस्ट नहीं कराते तो हम लोग को पता नहीं चलता कि हमको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन वायरस जो है वो थोड़ा बहुत हम सभी लोगों को इम्पैक्ट कर चुका है। ठीक है, और वो हमको पता नहीं चलता क्योंकि हम लोग को कोई लक्षण नहीं आते और हम लोग एकदम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हमारे ब्लड में उससे रिलेटेड एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है।
ठीक है। तो उस स्टडी से हमको पता चलता है कि इन फ्यूचर जाकर कितने ऐसे लोग हैं जो संक्रमित नहीं हुए या फिर संक्रमण से ठीक नहीं हुए, ठीक है। तो बेसिकली सीरो सर्वे कैसे किया जाता है, वैसे ब्लड सैंपल लिया जाता है आपका और उसमें देखा जाता है कि आपके ब्लड में क्या कोविड से लड़ने की एंटीबॉडी डेवलप हुई है, ठीक है। अगर आपको हल्का फुल्का भी इन्फेक्शन कभी भी हुआ हो, ठीक है, और आपको पता नहीं चला, लेकिन आपके ब्लड में उससे रिलेटेड एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो चुकी है, इसलिए आपको कोविड का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सीरो सर्वे अगर कभी करने के लिए आ जाए तो करवा लेना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। इसके बाद है मूडीज़ करके एक एजेंसी है, उसने मार्च 2022 तक भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 9.3% लगाया। पता नहीं इसने कैसे लगाया, लेकिन अभी तो मुझे वर्तमान में की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि 9.3% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 2022 में। उसके बाद उसने अनुमान लगाया कि 2022-23 में 7.9% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रह सकती है, मतलब थोड़ी सी कम हो सकती है, ठीक है। तो ये आंकड़े कुछ थे। इसके बाद चीन के बारे में एक न्यूज़ है। चीन ने 2022 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी अंतरिक्ष में वर्तमान जो है एक स्पेस स्टेशन है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। एक प्रकार का घर ही है, अंतरिक्ष में घूमता हुआ घर समझ लो, ठीक है। वहाँ पे हर देश के जो भी अंतरिक्ष यात्री वहाँ पे रहते हैं, लेकिन चाइना को उस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। तो चाइना खुद अपना अलग से बना रहा है, ठीक है। उसके जो मेन मॉड्यूल का नाम है उसका नाम है तियानहे, ठीक है। इसका नाम याद रखना है। इसके अलावा चाइना ने इसी महीने जून के अंतिम महीने में, मतलब इसी महीने के आखिरी में 3 अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना बनाई है, सेंजू नामक उसका जो यान है उससे, ठीक है। और मैंने हालांकि अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इसके बारे में कि चाइना के ये 3 अंतरिक्ष यात्री वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो स्पेस स्टेशन के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। तो उसका टारगेट है 2022 तक आपका एक खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, और लगभग ये 350 से लेकर 450 के आसपास किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर ये अंतरिक्ष स्टेशन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में न्यूज़ है। पाकिस्तान ने चाइना के सहयोग से अपनी एक वैक्सीन डेवलप कर ली है जिसका नाम पाक वैक है, और उसको उन्होंने लोकल लैंग्वेज में उसका नाम दिया इंकलाब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जानकारी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। 1 जून को था आपका विश्व दूध दिवस, ठीक है। और इसके बारे में हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद का पिथौरा विकास खंड है, वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है गोड बहाल, ठीक है। और इसको दूध गांव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि दूध गांव अगर आपसे कभी पूछे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो उसे गोड बहाल आप गाँव को ही दूध गाँव बोला जाता है, ठीक है। इतना डेटा आपको याद कर, कहाँ पर है, महासमुंद के पिथौरा विकास खंड, ठीक है। इसके बाद एक न्यूज़ आई है कि गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो जवाब मिला था वो एक आरटीआई के एप्लीकेशन के जवाब में ये बोला गया था, ठीक है। और बेसिकली कोविड-19 में गिलोय का काफ़ी यूज़ था, उस हिसाब से इसको राष्ट्रीय औषधि घोषित करने की योजना बना रही है सरकार, ठीक है। कोरोना के वेरिएंट, भारत में स्थित कोरोना के वेरिएंट को नाम दिया गया है ताकि उसके नाम जो कॉम्प्लेक्स नाम होते हैं उसके वेरिएंट के, ठीक है, उसके स्ट्रेन को कुछ ऐसे पहले बोला जाता था B1.617.1, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स नाम था। तो उसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है WHO के द्वारा, ठीक है। तो भारत में फिलहाल जो बहुत ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है भारत में, अभी लगातार जो केसेस बढ़ रहे थे वो किस वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे थे मैं अभी बताता हूँ आपको। भारत में 2 बेसिकली कोरोना के वेरिएंट देखे गए थे। उसमें था पहला B.1.617.1, इसका नाम दिया उन्होंने कप्पा। लास्ट में 1 को हटा के इसकी जगह 2 कर दो, बाकी सब सेम, तो B.1.617.2 इसका नाम दिया गया डेल्टा। और ये जो डेल्टा वेरिएंट है वही सबसे ज़्यादा भारत में इम्पैक्ट किया है, और ये अब दुनिया के हर देशों में लगभग पहुंच रहा है, और वहाँ पर केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, और ये काफ़ी तेज़ी से फैला। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में एक समय 4,14,000 डेली केस आ रहे थे, तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी देखने को मिला। इसके बाद छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, वो है क्षय रोग से रिलेटेड। क्षय रोग मतलब टीबी रोग। टीबी पर नियंत्रण एवं क्षय उन्मूलन कार्यक्रम जो हमारे राष्ट्र में चलाया जा रहा है, उसमें बीजापुर जो था वो जिला फर्स्ट आया,
इसने काफ़ी अच्छे से कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट किया। सेकंड नंबर पे सुकमा, थर्ड नंबर पे कोरिया, फोर्थ नंबर पे गरियाबंद और फिफ्थ नंबर पे है आपका नारायणपुर। ठीक है, तो आपको 1 2 3 तक याद कर लो, बहुत है, आगे याद करने का मन है तो कर लेना। ठीक है, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए बीजापुर जो है वो आपका पहले स्थान पे है। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद एक और न्यूज़ आई है, कुलदीप सिंह जो कि सीआरपीएफ के डीजी या फिर डायरेक्टर जनरल थे, उनको एनआईए महानिदेशक, एनआईए मतलब हमारी राष्ट्रीय जांच संस्थान जो सबसे बड़ी बॉडी है, ठीक है, बेसिकली ये टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड भी जांच भी करती है, उसका महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्योंकि जो इसके पहले महानिदेशक थे वीसी मोदी, वो अब रिटायर हो रहे हैं, तो कुलदीप सिंह जो सीआरपीएफ के डीजी थे उनको इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है, अब जब नए महानिदेशक की नियुक्ति होगी तो उनसे प्रभार ले लिया जाएगा। ठीक है, इसके आगे के कुछ और करंट अफेयर है जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें पहला है आपका विक्रम संपत की एक बुक आई है, सावरकर पे बेस्ड है, और उसका नाम है पूरा सावरकर आ कॉन्टेस्टेड लेगेसी। ठीक है, ये वीर सावरकर के जीवन पर आधारित बुक है जो कि 1924 से 1966 के इनके जीवन काल के बारे में बताती है। ठीक है, तो नाम याद रखना है इसका, विक्रम संपत की बुक सावरकर आ कॉन्टेस्टेड लेगेसी। ठीक है, इसके बाद रवि शास्त्री की एक बुक आई है, उसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ठीक है, रवि शास्त्री के साथ साथ इनके एक सहायक राइटर भी इस बुक से जुड़े हुए हैं जिनका नाम है अयाज मेमन। ठीक है, ये एक खेल पत्रकार और कमेंटरेटर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम भी याद रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं, केंद्रीय नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया है। ठीक है, नाम याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडिया इंडेक्स। इसमें छत्तीसगढ़ को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद है आपका नीति आयोग के द्वारा इसी प्रकार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भी जारी किया गया है। ठीक है, 2020-21 के लिए इसमें जो पैमाना माना गया था वो है आपका सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंड के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी गई, जिसमें पहला स्थान केरल का आता है। ठीक है, सेकंड स्थान पे हालांकि हिमाचल और तमिलनाडु एक साथ है। ठीक है, तो कई राज्यों का जो रैंकिंग नंबर है, मतलब वैल्यू है, उनके नंबर का स्कोर दिया जाता है इसमें। ठीक है, 100 तक के अंक। ठीक है, उसमें आपका केरल के बाद तमिलनाडु और हिमाचल के नंबर बराबर थे, इसलिए उन दोनों को संयुक्त रूप से सेकंड स्थान दिया गया। लेकिन रेटिंग में उनका नंबर जो है वो अलग अलग जारी किया जाता है। इसी आधार पर बिहार जो है वो इस सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में आखिरी पायदान पर है। ठीक है, इसके अलावा असम, झारखंड भी आखिरी में है, बिहार से ऊपर है लेकिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने अपने स्थान पे जो है, पहले वो 21 नंबर पे था लास्ट ईयर, अभी 19th नंबर पर है। तो ये याद रखना, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ जो है वो 19वें नंबर पर है। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात को पहला स्थान दिया गया राज्यों की श्रेणी में, और दिल्ली को यूनियन टेरिटरी के श्रेणी में पहला स्थान दिया गया। ठीक है, इसके बाद नैना धाकड़ के बारे में, इनके बारे में तो हर कोई जानता होगा। माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात, ठीक है, ये पहली पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। इसके हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले कुछ और पर्वतारोही थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, लेकिन नैना धाकड़ जो थी राज्य गठन के बाद ये पहली हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। हालांकि अभी जो वर्तमान की न्यूज़ आई है वो उसमें ये रमन सिंह बोलता हूँ, भूपेश बघेल जी से मिली थी, और उसके बाद भूपेश बघेल जी ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में, ठीक है, एक पर्वतारोहण अकेडमी की स्थापना की जाएगी। वो हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे तो उसके बारे में करंट में टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये उस समय की न्यूज़ थी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय भी याद कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है वो भी पूछ दे कि वो बस्तर के कौन से गांव की रहती थी। ठीक है, इन्होंने कौन से और पर्वतारोहण किए हैं, जैसे मैंने पेपर में पढ़ा था लोत्से करके जो नेपाल में जो हिल है वहाँ पर भी उन्होंने चढ़ाई की। थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी अर्जित कर लेना।
मैंने तो आपको ये फैक्ट बता दिया। इसके बाद जो भी इनके बारे में फैक्ट मिलता है वो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। इनके अलावा किन किन लोगों ने चढ़ाई की थी वो भी हम लोग देख लेना, ठीक है। हालांकि मैंने बाद के न्यूज़ में इसके बारे में डिटेल से लिखा, लेकिन फ़िलहाल जो 1 से 7 तक में आया था पेपर में, मैंने वही जानकारी दी आपको। इसके बाद आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट में पूछ चुका है कि कितने आत्मानंद स्कूल खोले जाने की योजना थी और अभी तक कितने खुल गए। तो अभी जो वर्तमान संख्या 171 स्कूल खुल चुके हैं। नवीनतम जो है वो मुंगेली में स्थापना की है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया था। इसके बाद IISc बेंगलुरु के बारे में एक न्यूज़ आई हुई है कि ये देश की बेस्ट इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो भारत में पहला स्थान, वर्ल्ड में 37 नंबर का स्थान, और ये जो रैंकिंग है वो जारी की है टाइम हायर स्कूल एजुकेशन रैंकिंग ने, ठीक है। तो ये सारी करंट अफेयर हो गए, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। इसके आगे की हम लोग चीज़ें थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें है सबसे पहले आपका इंडस फूड पार्क की स्थापना की गई है तिल्दा तहसील के बेमता सरोरा ग्राम में, ठीक है, ये याद रखना है। और बेसिकली ये जो आपका फूड पार्क होगा उसमें बेसिकली फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण किया जाएगा। मतलब जैसे कि टमाटर से केचप बनाना, ठीक है, किसी का जूस निकालना, ठीक है, ये सारे कार्य यहाँ पर इंडस फूड पार्क में किए जाएंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अलग अलग फूड पार्क के बारे में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे टेढ़ेसरा फूड पार्क किधर है, सॉरी टेढ़ेसरा फूड पार्क है कि नहीं पता, ठीक है, बगौद किधर है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपसे इंडस फूड पार्क भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दुर्ग के पाटन ब्लॉक में आपका फुंडा में वनस्पति वाटिका की स्थापना की जाएगी। और बेसिकली ये आपके पर्यावरण दिवस था आपका, जैसा कि आपको पता होगा 5 जून को, और उसी के उपलक्ष्य में ये घोषणा की गई थी। और बेसिकली आपके पाटन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। और उन्होंने फुंडा में वनस्पति वाटिका लगाने की घोषणा की। उस बेसिकली इसमें वहाँ की जैव विविधता को दर्शाया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। इसके बाद पेपर में एक और चीज़ आई थी आपके 109 करोड़ का गोल्ड कॉइन, पता नहीं किसने खोजा या फिर क्या था, ठीक है। उस गोल्ड कॉइन का नाम याद कर लो, द होली ग्रेल ऑफ कॉइन। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको CGPSC में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के करंट अफेयर पूछने चाहिए, बट फिर भी वो पूछता है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे अतलंगी टाइप के क्वेश्चन पूछता है जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली CGPSC में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा पेट्रोल में 20% एथेनॉल का जो लक्ष्य रखा गया था कि उसको 2030 तक 20% का हम लोग लक्ष्य बना के चले थे कि हम लोग पेट्रोल में लगभग 20% एथेनॉल मिक्स करेंगे। देखिए एथेनॉल एक हाइड्रोकार्बन है और इससे क्या है आपका इन्वायरमेंट को थोड़ा सा कम इम्पैक्ट पहुंचता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एथेनॉल होता है वो आपके गन्ने की भूसी से तैयार किया जाता था, ठीक है। तो इससे जो गन्ने के पैदावार किसान थे उनको भी आर्थिक सहायता मिलती थी। इसके अलावा हमने जो 20% मिलाया उससे पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो भी कम होती थी, ठीक। लेकिन ये सब जो योजना थी वो 2030 तक था कि हम लोग 20% पेट्रोल मिलाएंगे, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे। उसके लक्ष्य को 5 साल कम कर दिया गया और ये 2025 तक अब ये लक्ष्य रखा गया है कि हम लोग 20% एथेनॉल इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत जो है वो वर्ल्ड में 3रे नंबर का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक है, ठीक है। निर्यात तो कर ही नहीं सकता। भारत के टोटल कैपेसिटी का 15% क्रूड ऑयल ही भारत में पैदा होता है, ठीक है। पैदा क्या हम लोग निकालते हैं, जैसे बॉम्बे हॉई हो गया, आपका आसाम में डिगबोई वगैरह हो गया, वो सब एरिया जो है आलिया बेट, खाड़िया बेट, ये सब पढ़े हो गया आप लोग। ये सारी जगह से हम लोग पेट्रोल और डीजल वगैरह निकालते हैं, मतलब क्रूड ऑयल निकालते हैं। वो भारत के टोटल उत्पादन का नहीं, टोटल जो उसकी कैपेसिटी है उसका मात्र 15% है। 85% हम लोग क्रूड ऑयल जो है वो आयात करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है आपका डेनमार्क के बारे में एक न्यूज़ है। डेनमार्क बेसिकली समुद्र में एक नया कृत्रिम द्वीप बना रहा है जिसका नाम है लिनेट होम, ठीक है। बेसिकली क्या है कि डेनमार्क के जो राजधानी है कोपनहेगन आई गेस,
ठीक है। वो वहाँ पर वो एक्चुअली एक बंदरगाह क्षेत्र है जो कि लगातार डूब रहा है, ठीक है। तो उसको उससे बचने के लिए या फिर उसके अल्टरनेटिव के रूप में इस लिनेट होम की स्थापना की जा रही है। हालांकि जब ये बिल डेनमार्क के संसद में आया था तो बाहर लोगों का विरोध हो रहा था, क्योंकि डेनमार्क हमेशा से ही पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में लगातार कार्य करता रहा, और इस तरीके के द्वीप बनाने से बेसिकली आपका पर्यावरण प्रभावित होगा, वहाँ की जैव विविधता प्रभावित होगी, ठीक है। इसलिए इसका लगातार विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने फैसला लिया है तो हम लोग को एक करंट अफेयर मिल गया। लिनेट होम करके एक नाम याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका की एक कंपनी है यूनाइटेड, उसने द ओवर ट्यूबर नाम का एक आपका सुपरसोनिक आपका प्लेन बनाने की योजना बनाई है, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी सुपरसोनिक का मतलब समझे आपकी आवाज़ की गति से भी तेज़ चलने वाला प्लेन है, ठीक है। 332 मीटर पर सेकेंड आपका साउंड की स्पीड होती है, उससे तेज़ चलने वाले विमानों को सुपरसोनिक विमान बोला जाता है। हालांकि इससे पहले भी कई सारे सुपरसोनिक विमान चलते थे, लेकिन उन पर बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब अमेरिका की जो यूनाइटेड कंपनी है उसने द ओवर ट्यूबर नाम का एक सुपरसोनिक जेट बनाने की योजना बनाई है, और ये जो है अमेरिका के डेनवर शहर के में स्थित आपके बूम नाम की एक कंपनी इसको बना रही है, ठीक है। तो इसको याद रखना, द ओवर ट्यूबर क्या है, एक सुपरसोनिक विमान है, ठीक है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है ना, वो यात्री विमान है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद डॉक्टर कीर्ति के कारंत का नाम याद रखना है। इनको 2021 में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये पहली भारतीय हैं एवं एशिया की पहली महिला है, ठीक है। तो इनका नाम तो ज़रूर से याद कर लो, डॉक्टर कीर्ति के कारंत, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी लास्ट ईयर CGPSC में एक ऐसी महिला या फिर किसी का नाम पूछा था, मैं भूल गया हूँ, देखना इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। इसके बाद रंजीत सिंह दिसाले का नाम याद रखना, ठीक है। 2020 के लिए इनको ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला है, लगभग 7 करोड़ की राशि इन्होंने जीती, ठीक है। और फिर क्या किया, विश्व बैंक ने इनको अपना शैक्षिक सलाहकार बना दिया, ठीक है। कितने पीरियड इनका जो टेन्योर रहेगा वो 2020 से लेकर 2024 तक रहेगा, ठीक है। अभी ये महाराष्ट्र में ग्लोबल कोच नाम का एक प्रोग्राम लोग संचालित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, ठीक। आप इनका नाम याद रखिए, रंजीत सिंह दिसाले, ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला है, और इसके अलावा विश्व बैंक के ये शैक्षणिक सलाहकार हैं, इनके बारे में इतना याद रखना। टेन्योर याद कर लोगे तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका रंग ना बदलने वाला गिरगिट मिला है आपके छत्तीसगढ़ में। बेसिकली ये धर्मजयगढ़ वन मंडल में मिला है। इसको लोकल भाषा में आपका झूलन टेटका बोलते हैं, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम वैसे चमेलियंस है, ठीक है। और बेसिकली ये धर्मजयगढ़ के अलावा आपके सीता नदी, उदयंती, आपके नारायणपुर और बस्तर में भी पाया जाता है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखनी थी, ठीक है। और आज के करंट अफेयर के क्लास में इतना ही, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ तीनों के करंट अफेयर एक ही क्लास में करा सकूं। इसके बाद के जितने भी आपके करंट अफेयर हैं जो आगे के हैं, मतलब 7 से लेके आपके 14 से लेके 21 और 21 से लेके 28, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों में उन सभी की वीडियो आपको बना के दे दूं, ताकि आप करंट अफेयर के बारे में पूरी सारी जानकारी ले सके, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको सब चीज़ मिलेगा। PDF अगर इसका चाहिए तो भाई मुझे बताना प्लीज़, व्हाट्सएप पर मैसेज करके। मेरे व्हाट्सएप पर सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे मैसेज करके आप बताओगे, ठीक है। और PDF पेड होगा भाई, क्योंकि मुझे भी पैसे लगेंगे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकता PDF। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, आप PDF मिले तो आप अपने पास रखो, अपना पढ़ो, दूसरों को बांटने से बचो, ठीक है। ज़्यादा होगा तो जो चीज़ें इसमें मैंने पढ़ाई है वही व्यवस्थित तरीके से मैं PDF में लिखूँगा, ठीक। आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और काम आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर मैं मंडी निरीक्षक, CGPSC, CGACF, बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उनको पक्के से शेयर करिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।